Good afternoon, students. Today I have come with the third video of this third chapter of Indian economic development, which is economic reforms since 1991. Before this, I have already made two videos of this chapter. In video number 1 and video number 2, I have explained the first topic of this chapter, that is new economic reforms of 1991. So under this first topic, new economic reforms of 1991, since we have to study three concepts: liberalization, privatization, and globalization. So in video number 1 I explained the concept of liberalization, and in video number 2 I have explained the concept of privatization and globalization. These two have been explained in video number 2, and now in this video number 3 I'm going to make you understand or explain all other remaining concepts of this chapter. For example, demonetization, GST, as well as two other topics also I'm going to make you understand in this video, which are the part of this chapter, though these are not mentioned here. First is the policy of नवरत्ना की पॉलिसी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एज वेल एज the functioning and objectives of World Trade Organization. So what we have to study in this video four things. First, the policy of Navratna. Second, WTO. Third, demonetization. Fourth, GST. These four things I'm going to make you understand in this video number 3. So now I'm going to start the policy of Navratna. सो पॉलिसी ऑफ नवरत्ना, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 1996 में इम्प्लीमेंट किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या बताने की कोशिश करूँगा कि नवरत्ना टर्म कहाँ से डिराइव किया गया, वेयर दिस टर्म नवरत्ना हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम. तो ये डिराइव करा गया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्परर अकबर के कोड से. अकबर के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, आइदर इन सब्जेक्ट SST अप टू क्लास 10 और इन क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट. अकबर के बारे में आपने पढ़ा होगा. इन्होंने अपने कोर्ट में 9 मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को एक स्पेशल स्टेटस दिया. स्टेटस किसका दिया? नवरत्ना का स्टेटस दिया. नवरत्न का स्टेटस उनको दिया गया. 9 लोग थे और वो लोग बहुत प्रेसियस थे अकबर के लिए, क्योंकि वो उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी, इसीलिए बहुत मूल्यवान थे, बहुत प्रेसियस थे. वो रत्न के समान, रत्न को बहुत प्रेसियस माना जाता है ना. जेम्स, ज्वेलरीज, जेम्स को जो रत्न होते हैं उनको हम बहुत ही प्रेसियस मानते हैं, तो रत्न के समान इन 9 लोगों को मानते थे, इसलिए इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया और इनको नवरत्ना बोला गया. जैसे तानसेन हुए, बिरबल हुए, राजा टोडरमल हुए, या ये मुल्ला दो प्याजा, इसी तरह के 9 लोग थे जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया नवरत्ना का. और नवरत्ना का जब स्टेटस दिया गया तो इनको कुछ पावर्स भी दी गई. मीन्स उनको क्या पावर दी गई? उनको स्पेशल पावर ये दी गई कि सम डिसीजंस दे वेर एबल टू टेक इंडिपेंडेंटली विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल ऑफ अकबर. जो भी डिसीजन अकबर के एम्परर में अकबर के एम्पायर में जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो अकबर के अप्रूवल से ही लिए जाते थे. लेकिन ये 9 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को कुछ लिबर्टी दी गई कि दे कुड टेक सम डिसीजंस. अब उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कौन से डिसीजंस थे, बट दे वेर एबल टू टेक सम डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. मतलब उनको ऑटोनॉमी दी गई. ऑटोनॉमी मतलब यदि आप कुछ डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, आपको इतनी लिबर्टी दी जाती है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या जिस भी बॉस के अंडर में आप काम कर रहे हैं, उस बॉस ने यदि आपको कुछ लिबर्टी दे दिया कि कुछ डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं, मीन्स यू हैव बीन गिवन सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम, मतलब लिबर्टी आपको दी गई है. तो इसी तरह से 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कंट्री में नवरत्ना की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की. पॉलिसी क्या थी? नवरत्ना की पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में क्या करा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, कितनी? 9, मीन्स टॉप 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या 9 बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को चूज़ करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. 9 बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सरकारी कंपनियां, दीज वेयर चोजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नवरत्ना.
इनको नवरत्न माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्या इनकी क्वालिटी? बिकॉज दीज वे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और जब इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया तो स्पेशल पावर भी दिया गया। क्या पावर इनको दिया गया? दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनको डिसीजन मेकिंग में, किस में? मैनेजमेंट, जो कंपनी चलती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसका जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट में चेंज करने की पावर इन कंपनी को दिया गया। पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ता था या परमिशन लेना पड़ता था टू चेंज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती थी उनको अपने मैनेजमेंट में चेंज करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता था। बट नाउ दे वर एबल टू चेंज द मैनेजमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ अ गवर्नमेंट, एज वेल एज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैसे चलेंगी, पर डे कितना प्रोडक्शन होगा, जो ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग थी उसमें भी इनको ऑटोनॉमी दी गई। मीन्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे वर एबल टू टेक ऑपरेशनल डिसीजंस एज वेल एज मैनेजरियल, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस, और ऑपरेशन मतलब कंपनी को चलाने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस उनको लेने थे वो इंडिपेंडेंटली ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ले सकती थी। इज दिस क्लियर? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया सो दैट दी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इफ़िशियंसी कुड बी इंक्रीज्ड। अब आप कहेंगे कि ऑटोनॉमी दी जाएगी ऑपरेशनल और मैनेजरियल, तो इससे प्रोडक्शन यूनिट्स की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी कैसे बढ़ेगी? जब ऑटोनॉमी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी। जब लिबर्टी आपको दी जाती है कुछ डिसीजन मेकिंग्स में, तो विदाउट एनी प्रेशर आप काम करते हैं, विद लेस प्रेशर आप काम करते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा रहता है काम करने का तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी होती है वो सामने नहीं आती है। तो जब इनको ऑटोनॉमी दी गई तो ये मतलब इसके पीछे लॉजिक था कि दीज some public sector units are given autonomy in decision making, they would be able to work without any pressure. And because of this kind of environment in which public sector units would be working without pressure, they would be able to earn more profit. इससे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। और जब प्रेशर लेस एनवायरनमेंट में काम करेंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ये मोटिवेट करेगा प्रोडक्शन यूनिट को टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो 1996 में टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा है कि तीनों जुड़े हुए हैं। जब प्रोडक्टिविटी होगी, जब प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी आएगी, और प्रोडक्टिविटी आएगी तो अपने आप, फिर से इसको बता देता हूँ, जब मैनेजरियल प्रोडक्शन यूनिट्स को मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलेगी तो वो प्रेशरलेस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो केवल ये डिसीजन लेने से ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। ओके, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस नवरत्ना पॉलिसी में चेंज किया गया, और आज के डेट में देर आर 4 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। केवल नवरत्ना का ही स्टेटस नहीं दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर गिवन 4 टाइप्स ऑफ स्टेटस। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस गिवन टू वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एंड दीज आर महारत्ना फर्स्ट, नवरत्ना। मीन्स अब केवल नवरत्ना का स्टेटस नहीं दिया जाता है, इससे भी हायर एक स्टेटस प्रोवाइड, पहले हाईएस्ट स्टेटस क्या था नवरत्ना का, अब नवरत्ना से भी हाईएस्ट स्टेटस 2010 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना का स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया। तो महारत्ना का स्टेटस हाईएस्ट स्टेटस होता है, उसके बाद आता है नवरत्ना का स्टेटस, उसके बाद मिनी रत्ना फर्स्ट, और उसके बाद आता है मिनी रत्ना सेकेंड। तो मिनी रत्ना के 2 स्टेटस और एक महारत्ना और एक नवरत्ना, टोटल 4 स्टेटस आर गिवन टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो स्टेटस के बेसिस पे 4 तरह की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं महारत्ना। महारत्ना, दीज आर द बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ कंट्री। ये कंट्री की बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं। ये कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं? दीज आर दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन इन्वेस्ट अप टू 5,000 करोड़ रुपीज़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए बिना ही ये 5,000 करोड़ रुपीज़
इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में ये कर सकती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। अब आप कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, इनकी संख्या 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। यदि बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 10 हो जाएंगी तो 10 महारत्ना, यदि बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की संख्या 1 हो जाएगी तो महारत्ना केवल 1 को दिया जाएगा। तो और स्टेटस चेंज होता रहता है। जैसे अभी 10 जो महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म आपको ढूंढ के लिखना है, आप लिख सकते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप आप देखते होंगे, ऐसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप आपको मिलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 महारत्ना कंपनीज़ हैं। आज इनकी संख्या 10 है, आगे 12 भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है। यदि बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का नंबर आज 10 है, ये बढ़ के 12 हो जाएगा तो 12 हो जाएंगी, तो महारत्ना का स्टेटस ये होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटस आता है नवरत्ना का। नवरत्ना स्टेटस में इनिशियली 1996 में जब पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई तो केवल 9 को दिया गया। अभी एट प्रेजेंट देयर आर 14 नवरत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। फिर से जैसे महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की संख्या कितनी है, 10 है, ये चेंज भी हो सकती है, आज 14 है नवरत्ना का। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कुछ और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो गया है तो नवरत्ना का स्टेटस उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनकी नंबर कितना हो सकता है, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। यदि सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई तो किसी को नवरत्ना का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। नवरत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कौन होती हैं? दीज आर दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ रुपीज़ विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनको गवर्नमेंट दे देती है लिबर्टी टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट अप टू हाउ मेनी रुपीज़, 1000 करोड़ रुपीज़ विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। इनको किसका स्टेटस रहता है? नवरत्ना का। और इनका नंबर कितना है? 14। इनका नाम मैंने नहीं दिया है क्योंकि 14 नेम्स याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप केवल महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का नाम याद कर लीजिएगा। नवरत्ना के कुछ का एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, या MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, या BEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस तरह की, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनको नवरत्ना का स्टेटस प्रोवाइड करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और नेक्स्ट 2 कैटेगरीज आर द मिनी रत्ना 1। मिनी रत्ना 1, दीज आर दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन इन्वेस्ट अप टू 500 करोड़ रुपीज़ विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पूछे बिना ये 500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। आज की डेट में इनकी संख्या कितनी है? 61। जैसा कि मैंने बताया, जैसे महारत्ना और नवरत्ना की संख्या घट बढ़ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द performance. If more public sector units are performing satisfactorily, so there will be more number of Maharatna, more number of Navratna, more number of Mini Ratna, more number of Mini Ratna 2 and 1. But if less and less public sector units are performing satisfactorily, then the number of public sector units in the category of Maharatna, Navratna, Mini Ratna 1, Mini Ratna 2 will decrease accordingly. Is this clear? Now Mini Ratna 2, these are those public sector units which can invest up to 300 करोड़ रुपीज़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए बिना ये लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? 300 करोड़। इनकी संख्या कितनी है? 12 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इसका स्टेटस दिया गया। तो आपको याद रखना है महारत्ना। महारत्ना कौन होती है? ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो इन्वेस्ट कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। हाउ मेनी रुपीज़? 5000 करोड़ रुपीज़। इनकी कितनी संख्या है आज की डेट में? हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्ना? 10। सेकेंड कैटेगरी इज नवरत्ना। ये कौन सी होती हैं? दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट अप टू ₹1000 करोड़। इनकी संख्या कितनी है नवरत्ना की? 14। एंड नेक्स्ट 2 कैटेगरीज आर मिनी रत्ना 1। मिनी रत्ना 1 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं विच कैन इन्वेस्ट अप टू 500 करोड़ रुपीज़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। इनकी संख्या कितनी है? 61। और मिनी रत्ना कितनी है? 12। ये कौन सी होती हैं? जो 300 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट
is World Trade Organization. World Trade Organization को मैं explain करूँ, before that I would like to make you understand the background of this World Trade Organization. WTO क्यों बना, इस और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. यदि आप हिस्ट्री पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मीन्स बिटवीन 1901 to 1950, in this first half of 20th century, most of the countries of South America, Africa and Asia got independence from the ruling of European countries. आपको पता होगा ना कि during 15th, 16th, 17th century, 17th, 18th and 19th century, most of the Asian, African and South American countries were being ruled by the different countries of Europe, like Britain, which was ruling over India also before 1947, and Spain, France, Netherlands, Germany, Italy. ये कंट्रीज़ रूलिंग कर रही थी. किन कंट्रीज़ पे? साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ पे इन लोगों का क्या था, रूलिंग था. दीज एशियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ वेयर द कॉलोनीज़ ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज़. अब ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ये सारी कंट्रीज़ क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई. कौन सी? अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़. एंड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे क्लोज्ड देयर इकोनॉमीज़. इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को किससे क्लोज कर लिया? फॉरेन ट्रेड के लिए क्लोज कर लिया. फॉरेन ट्रेड के लिए इन कंट्रीज़ ने, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ विच वर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1901 to 1950. इसी समय इनको इंडिपेंडेंस मिला. ये सारे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दीज वेर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. सो दीज कंट्रीज क्लोज देयर इकॉनमी फॉर फॉरेन ट्रेड. ट्रेड के लिए अपनी इकॉनमी को इन लोगों ने क्लोज कर दिया. फॉरेन ट्रेड के लिए मतलब फॉरेनर्स को अपने कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए, आने के लिए अलाउ नहीं करे ये लोग. क्यों? क्योंकि दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड्स. इन कंट्रीज़ के दिमाग में फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट एक फियर था, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ इन पे रूल कर रहे थे ड्यूरिंग 15th, 16th, 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी जो इन पे रूलिंग कर रहे थे, ये पहले रूलर के रूप में इन कंट्रीज़ में नहीं आए थे. दे फर्स्टली एंटर्ड इन दीज कंट्रीज एज ट्रेडर्स, and day by day they increased their power and then they uprooted their local leaders and established their rule. तो पहले ये ट्रेडर बन के ही इन कंट्रीज़ में एंटर करे थे. धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाया, फिर वहाँ के लोकल लीडर्स को अपरूट करके, हटा के, हरा कर वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया. तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में एक फियर बैठ गया था. किसके प्रति? फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट. इनको ये लगता था कि फॉरेन ट्रेड यदि अलाउ करेंगे तो फॉरेन कंट्रीज़ फिर इनके कंट्री में एंटर करेंगे. इनको बहुत ही मेहनत करके इंडिपेंडेंस मिली है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ इनकी कंट्री में एंटर करेंगे, और अब ये हो सकता है कि यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को हटा कर वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लें. इसलिए इन गवर्नमेंट्स, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री की गवर्नमेंट्स ने फॉरेन ट्रेड को पूरी तरह से अपने कंट्री में बैन कर दिया. और फॉरेन ट्रेड को बैन करने कैसे बैन करा जा सकता है? फॉरेन ट्रेड को रोकना हो, मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में आने से रोकना हो, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. देयर आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज. क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? टैरिफ, और दूसरा यूज़ कर सकते हैं कोटा. टैरिफ क्या करेंगे? जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेन प्रोडक्ट जो एक कंट्री में आते हैं, मतलब यदि इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट आ रहा है तो इंडिया के लिए क्या है? इंपोर्ट है. तो इन लोगों ने क्या करा कि इंपोर्टेड गुड्स पे या फॉरेन गुड्स पे जो इंपोर्ट होकर इन कंट्रीज़ में आ रही थी, उस पर इम्पोज कर दिया टैरिफ. और टैरिफ इम्पोज करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट का जो प्राइस था
वो क्या हो गया, इंक्रीज़। और प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण इनकी डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने के कारण ऑटोमेटिकली इंपोर्ट इन कंट्री में होना बंद हो गया, क्योंकि इंपोर्ट की डिमांड नहीं थी तो इंपोर्ट बिकता नहीं था इन कंट्रीज़ में, तो इंपोर्ट बंद हो गया। और दूसरा, इंपोर्ट को चेक करने के लिए या इंपोर्ट फॉरेन गुड्स को अपने कंट्री में आने से रोकने के लिए इन लोगों ने क्या करा, कोटा लिमिट फिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में फॉरेन प्रोडक्ट पर डे पहले 100 यूनिट्स आता था, तो गवर्नमेंट को कम करना था, तो गवर्नमेंट ने लिमिट अब फिक्स क्या कर दिया, 2 यूनिट्स। तो अब इंपोर्ट ऑटोमेटिकली 100 से घट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ टैरिफ एंड कोटा, इन लोगों ने ह्यूज टैरिफ और ह्यूज कोटा इन लोगों ने क्या करा, इम्पोज कर दिया। किस पे, ओवर द फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज़ में आते थे, एशियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, दे इम्पोज्ड ह्यूज टैरिफ एंड कोटा ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। और फॉरेन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ और कोटा इम्पोज कर दिया। इस तरह से अपनी इकॉनमी को इन लोगों ने क्लोज कर दिया। तो अब क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि ट्रेड तभी होगा ना जब इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा, जब फॉरेन कंट्रीज़ फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपने इकॉनमी के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तो फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम कम हो गया। तो फॉरेन ट्रेड का जब वॉल्यूम कम हो गया, तो इससे प्रॉब्लम किन कंट्रीज़ को हुई, इनसे मेन प्रॉब्लम है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज़ वेयर हाईली डेवलप्ड इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टर्म्स में वो हाईली डेवलप्ड थे। दे वर प्रोड्यूसिंग ह्यूज एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उन लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के हाईएस्ट लेवल पे थे, पीक पे थे, इसीलिए इंडस्ट्रियल गुड्स का ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे, जिनका यूटिलाइजेशन यूरोप में पॉसिबल नहीं था। तो उनको बेचने के लिए मार्केट था। तो यूरोप के बाद कौन कौन का सब मार्केट बचा, एशिया बचा, अफ्रीका बचा और साउथ अमेरिका, वहाँ ले जाके बेचते थे। लेकिन ये सारे जो तीनों कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ थे, इन लोगों ने अपनी इकॉनमी को क्लोज कर दिया। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होने लगी, यूरोपियन कंट्रीज़ को। दे वर नॉट एबल टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स। और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए, दे हैड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स समहाउ। बट इन यूरोपियन मार्केट already European products were available, and they were producing more than European consumption. The quantity of industrial goods which were being consumed in Europe only, more than that they were producing. That is why they needed these markets of Asian countries, African countries and South American countries. तो इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसको हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़ को। इसीलिए 1948 इन दिस ईयर 1948 23 कंट्रीज़ जो थी, उन लोगों ने मिल के एक एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और इसमें इन लोगों ने कन्विंस करके इंडिया को भी बुलाया। मतलब एक मीटिंग करी। उसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इसमें एशिया से इंडिया और चाइना भी पार्टिसिपेट किए। और इन लोगों ने 1948 में एक एग्रीमेंट करा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गैट, GATT। गैट करा, एक एग्रीमेंट करा। क्या करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को हम कन्विंस करेंगे कि वो टैरिफ और कोटा का जो बैरियर लगाए हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, उसको हटाएं। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से टैरिफ का जो बैरियर था, इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर क्या क्या हो सकता है, टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ एंड कोटा आर द बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो टैरिफ और कोटा के बैरियर को हटाया जा सके, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया। ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि एक जस्ट जनरल एग्रीमेंट था और 23 कंट्रीज़ के बीच में भी हुआ था, और कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ये एक जनरल एग्रीमेंट था। तो इसमें बातचीत करी गई कि क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे टैरिफ और कोटा को डिफरेंट कंट्रीज़ को कन्विंस करने के लिए कि हटाएं। इस बातचीत करी गई, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए 1 जनवरी 1995 को गैट को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, WTO। मतलब गैट की जगह पे बन गया WTO। दैट इज़ वाई WTO इज़ नोन एज, इज़ कंसिडर्ड एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के सक्सेसर हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसकी जगह पे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यदि सेटअप हो जाता है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पहले का सक्सेसर बोला जाएगा। ठीक वैसे जैसे प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था हमारे कंट्री में पहले, इसकी जगह पे अब क्या काम कर रहा है, नीति आयोग। तो नीति आयोग इज़ द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इन द सेम वे, फर्स्टली विच एग्रीमेंट वॉज एग्जिस्टिंग, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
डन इन ईयर 1948। ये एग्रीमेंट टैरिफ और कोटा हटाने के लिए किया गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये, तो इसको क्या करा गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब इसको हटा के इसकी जगह पे ऑन 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया। एट प्रेजेंट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेटेस्ट मेंबर अफ़गानिस्तान बना है, और आज की डेट में कितने मेंबर हैं, 164 कंट्रीज़। इंडिया इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मेंबर्स, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा इज़ अ सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना होगा आपने, यूरोप का एक कंट्री है, वहीं पे एक सिटी है जिनेवा, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है। ब्रीफली हमको पढ़ना है इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला इसका ऑब्जेक्टिव बना ही क्यों है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके, टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी इकॉनमी को ओपन कर देंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। ओपन क्लोज उन लोगों ने कैसे करा है, टैरिफ लगा के, तो टैरिफ को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। डिफरेंट कंट्रीज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को कन्विंस करे या कंपेल करे या मनाए किसी भी तरह से रिड्यूस करने के लिए टैरिफ। और क्या करने के लिए, नॉन टैरिफ बैरियर। इंटरनेशनल ट्रेड पे एक बैरियर होता है टैरिफ, और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर। जो बैरियर टैरिफ है वो टैरिफ हो गया, जो टैरिफ नहीं है वो क्या है, कोटा। इसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या तो कोटा को हटाया जाए या टैरिफ को रिड्यूस किया जाए। इन दोनों को हटाने के लिए काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जब ये दोनों हटेंगे तो अपने आप इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा। और काम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स guidelines as well as provides various measures as well as various assistance to different countries to use the resources efficiently। जो भी रिसोर्सेज हैं कंट्रीज़ के, सारे कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रीज़ कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें, इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को हेल्प करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इट suggests different countries or provides guidelines, provides measures to different countries to increase the production of goods and services। ये वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ को हेल्प करता है, असिस्ट करता है to increase the production of goods and services। In this way we can say that it try to increase the world production of goods and services। कैसे in world production of इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे हेल्प करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाना। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से अपने आप प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में हो रहा है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी कोशिश करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इट releases various guidelines and measures to be followed by different countries to protect the environment। Means it promotes such type of international trade and the economic development which does not harm the environment। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया WTO का मेंबर है, WTO का मेंबर होने से इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ इंडिया बीइंग द मेंबर ऑफ WTO। पहला ये है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज देर विल बी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जब डिफरेंट कंट्रीज टैरिफ और कोटा के बैरियर्स को हटाएंगे तो इंडिया से भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई दूसरे कंट्रीज़ में बढ़ेगी। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़ will increase if tariff and quota is reduced, and because of this increase होगा इंडिया के एक्सपोर्ट में, इंडिया भी अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में बेच पाएगा। एंड इंक्रीज़ इन FDI। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना है इसके बाद क्या हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमीज़ को ओपन कर दिया है। लाइकवाइज इंडिया बिफोर 1991 was following the policy of import substitution in which our economy was also closed. Now we have opened our economy according to the गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमने भी अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया है। तो जब अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया है तो हमारी इकॉनमी में फॉरेन गुड्स तो आती हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे कंट्री में आता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
का फ्लो हमारे कंट्री में अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट सेट करने मोर नंबर्स में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना इनिशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, FDI एंड FII। दोनों का इनफ्लो हमारे कंट्री में बढ़ा है बिकॉज नाउ आवर इकॉनमी इज़ ओपन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ WTO एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारी इकॉनमी ओपन है ना, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन प्रोड्यूसर्स जब हमारे कंट्री में आते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स आते हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है और मॉडर्न है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग मॉडर्न एंड हाईली प्रोडक्टिव एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ हार्म्स भी हैं। WTO का मेंबर होने से हार्म ये हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ रीट्रीट नहीं, रीट्रीट की जगह पे आप इसको पढ़िएगा फ्री ट्रेड। टाइपिंग मिस्टेक है, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं कि ऐसा ट्रेड जिसमें फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ फ्री ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड जिसमें कोई बैरियर नहीं है, मतलब ऐसा ट्रेड जिसमें कंट्रीज़ ने जानबूझ के टैरिफ नहीं बढ़ाया है और कोटा लिमिट इम्पोज नहीं किया है। टैरिफ बहुत मॉडरेट है या टैरिफ नहीं है, या कोटा कंट्रीज़ ने नहीं फिक्स करा है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और कोटा, यदि वो नहीं है तो उसको फ्री ट्रेड बोला जाएगा। तो कहा यह जा रहा है, या जो भी एम्पिरिकल स्टडी करी गई है या जो भी इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करा है कि WTO बनने के बाद किन कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो इससे फ़ायदा ज़्यादातर हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ को। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ ने तो इंटरनेशनल ट्रेड के ज़्यादातर बैरियर्स हटा दिए। इन लोगों ने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया और बहुत सारे कंट्रीज़ ने कोटा लिमिट को भी हटा दिया। जो पहले कोटा लिमिट फिक्स किया था उसको हटा दिया। तो इससे इन कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट तो आने लगे, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन, जो पावरफुल हैं, इन लोगों ने अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया हैं, इनके प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में अलाउ नहीं करते हैं। उन पे इन लोगों ने क्या इम्पोज करके रखा है? हैवी टैरिफ एंड कोटा इम्पोज करके रखा हुआ है। तो एक ये इंडिया के लिए हार्म है। एंड मेनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव नाइदर रिड्यूस टैरिफ नॉर रिमूव द कोटा फ्रॉम द डेवलपिंग। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या करा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिया है और कोटा लिमिट भी घटा दिया है कि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत कम परचेज करते हैं। उस पर कोटा फिक्स कर दिया है और टैरिफ भी इम्पोज कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दीज आर मोर इफ़िशेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो उनका कहना है कि यदि डेवलपिंग कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से अच्छी क्वालिटी के डेवलपिंग कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे। इसीलिए इनके डोमेस्टिक मार्केट में इनके अपने प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। इसलिए इनके जो फार्मर्स हैं वो एडवर्सली अफेक्टेड होंगे। इसीलिए अपने फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने अपनी इकॉनमी को क्लोज कर रखा है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं उस पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने टैरिफ और कोटा लगा रखा है और इसको हटा नहीं रहे हैं। तो इंडिया का जब से इंडिया मेंबर बना है WTO का, तो इंडिया को हार्म ये हुआ है कि इंडिया ने तो फॉरेन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, उस पर सिर्फ टैरिफ कोटा हटा दिया है। तो फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रही हैं, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स जिनकी प्रोडक्शन में इंडिया इज़ मोर इफ़िशेंट, इंडिया इज़ नॉट एबल टू सेल आउट इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये एक हार्म है। और तीसरा हार्म ये है कि WTO ने ये at the time of establishment of WTO, one of the main objectives which was written in the documentation of WTO was the protection of environment। लेकिन establishment से लेके अब तक environment को protect करने के लिए WTO ने कोई इफ़ेक्टिव स्टेप नहीं लिया है। इस तरह से कहा जाता है कि इट हैज़ इग्नोर्ड द इन्वायरमेंट। सो दीज आर द हार्म्स फॉर इंडिया बीइंग द मेंबर ऑफ WTO। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी आप सबको याद होगा, 8 नवंबर 2016 में इस पॉलिसी को ऑन दैट डेट इट वाज इम्प्लीमेंटेड।
लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि डीमोनेटाइजेशन ये केवल पहली बार नहीं किया गया है, ये तीसरा डीमोनेटाइजेशन था। इससे पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में करा जा चुका है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? विड्रॉल, मतलब वापस ले लेना। द स्टेटस ऑफ एनी कॉइन और पेपर नोट, किसी भी पेपर नोट्स होती है ना, 10 की, 20 की, 50 की, 100, आज की डेट में तो 200 की भी है, 500, 2000, ये जो पेपर नोट्स होती हैं, या कोई भी कॉइन हो, 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ओके, इसका स्टेटस लीगल टेंडर के रूप में जो स्टेटस है उसको विड्रॉ कर लेना। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर मतलब एनीथिंग विच वर्क्स एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज लीगल टेंडर। कोई भी चीज़ जो मनी के रूप में काम करती है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ये जो पेपर नोट्स को हम मनी के रूप में, कॉइन्स को यूज़ करते हैं, ये मनी के रूप में क्यों काम करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि 10 रुपीज़ की नोट, 50 रुपीज़ की नोट, 100 रुपीज़ की नोट, 500 रुपीज़ की नोट, 200 रुपीज़ की नोट, 2000 रुपीज़ की नोट्स, ये लीगल टेंडर है। मतलब लीगली इनको यूज़ किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन में। मतलब इनसे कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं या कोई सामान बेचते समय इनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये पेपर के पीस ऑफ पेपर है केवल। व्हाट आर द पेपर नोट्स? दीज आर पीस ऑफ पेपर। लेकिन ये मनी के रूप में काम करते हैं। यदि जितना बड़ा 2000 रुपीज़ का नोट है उसी कलर का एक कागज़ का टुकड़ा मैं आपको दूंगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मनी के रूप में काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसको मनी के रूप में काम करने की अथॉरिटी नहीं दी है। लेकिन 2000 रुपीज़ की नोट यदि मैं आपको देता हूँ, वैसा ही पेपर, उससे बेटर क्वालिटी का यदि पीस ऑफ पेपर मैं आपको दूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि कोई सामान आप बेच रहे हैं तो उसका दाम है 2000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ की जो नोट है उससे अच्छी क्वालिटी का पेपर, कागज़ का टुकड़ा मैं आपको दूंगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 2000 रुपीज़ की नोट, वो भी एक पीस ऑफ पेपर है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज़ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स 2000 रुपीज़ नोट इज़ वर्किंग एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो जब किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी डिक्लेयर कर देती है तो मनी के रूप में काम करने लगती है। तो वैसे ही पहले 500 रुपीज़ नोट्स and 1000 rupees notes were legal tender because government was given order that these two would be used as money. But on 8 November 2016 government of India announced that now these two are not legal tender. तो वो लीगल टेंडर अब नहीं रहे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका लीगल टेंडर वाला स्टेटस क्या करा? विड्रॉ कर लिया। तो अब वो 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ वाली नोट्स जो पहले 8 नवंबर 2016 से पहले मनी के रूप में काम कर रही थी, अब मनी के रूप में काम करना उन लोगों ने बंद कर दिया। तो इसका मतलब डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ एनी कॉइन और पेपर नोट एज ए लीगल टेंडर। पेपर नोट्स और जो कॉइन्स होते हैं वो लीगल टेंडर के रूप में काम कर रहे हैं। यदि लीगल टेंडर वाला स्टेटस उनका वापस ले लिया गवर्नमेंट ने तो वो मनी के रूप में काम नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। कोई भी पेपर नोट या कॉइन जो मनी के रूप में काम कर रहा है उसका स्टेटस, मनी वाला स्टेटस वापस ले लेना, इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हमारे कंट्री में 3 बार हुआ है। 1946 में हुआ था जब 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ नोट उस समय चला करती थी। पेपर नोट्स को विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, मतलब इनका स्टेटस एज अ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया। इन सारी पेपर नोट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी मानने से इनकार कर दिया इन ईयर 1946। इन ईयर 1978 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रू द स्टेटस ऑफ 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़ पेपर नोट्स एज लीगल टेंडर। मतलब 1978 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डीमोनेटाइजेशन करा था, उसमें 1000, 5000, 10,000 रुपीज़ पेपर नोट्स को नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने से इनकार कर दिया। मतलब इनका जो लीगल टेंडर वाला स्टेटस था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मनी वाला स्टेटस उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? विड्रॉ कर लिया। और ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा, आपके सामने हुआ है। ऑन 8 नवंबर 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रू द स्टेटस ऑफ ₹500 एंड ₹1000 पेपर नोट्स एज मनी। मतलब 500 और 1000 रुपये की नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब आज से ये काम नहीं करेंगे, मतलब ये मनी के रूप में काम नहीं करेंगे। उनका स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया। So this was the policy of demonetization.
एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी पेपर नोट और कॉइन को मनी का जो स्टेटस होता है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, विदड्रॉ कर लेती है। मनी का स्टेटस मतलब मनी का स्टेटस किसी भी कमोडिटी को तब मिलता है जब गवर्नमेंट उसे क्या अनाउंस कर देती है, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, स्टेटस, स्टेटस एज मनी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी चीज़ को यदि लीगल टेंडर का स्टेटस दे देगी तो मनी बन जाएगी। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये एक पेन है 5 रुपीज़ की, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि नाउ इट इज़ अ लीगल टेंडर, तो मनी के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगी। हमारे कंट्री में या वर्ल्ड के कंट्रीज़ में पेपर नोट्स और कॉइन्स को मनी के रूप में यूज़ किया जाता है, इनको लीगल टेंडर बनाया जाता है। जितने डिनोमिनेशन की नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस कर देगी वो मनी के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये डीमोनेटाइजेशन या 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ की जो नोट्स थी उनका लीगल टेंडर वाला स्टेटस क्यों विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? मतलब डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी हमारे कंट्री में ईयर 2016 क्यों इम्प्लीमेंट करा गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को रिड्यूस करना। ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी का मतलब है ऐसी कोई भी मनी जो लीगल सोर्सेज से नहीं आती है, ऐसी कोई भी मनी जो लीगल सोर्स से नहीं आती है उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ऐसी कौन सी मनी है जो लीगल सोर्स से नहीं आती है? जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी है ₹50,000 पर मंथ, ओके, तो मेरे अकाउंट में एवरी मंथ कितना ट्रांसफ़र होगा? ₹50,000 फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावे यदि मान लीजिए ₹10,000 और मेरे अकाउंट में आता है तो ये कहाँ से आया होगा? मेरी सैलरी तो ₹50,000 ही है, फिर भी 10,000 एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो यदि 10,000 जो एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में आ रहा है, ऑब्वियसली ये लीगल सोर्स से नहीं आ रहा है, क्योंकि लीगल सोर्स से कितना आएगा? ₹50,000 ही आएगा। तो अभी क्या होता है हमारे कंट्री में, या क्या होता रहा है, जितनी सैलरी आती है, सपोज़ एक इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी, एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, सपोज़ एक इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी है ₹50,000 पर मंथ, ₹50,000 पर मंथ, ओके। तो ये उसकी लीगल इनकम है, दिस इज़ वाइट मनी, इस इनकम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज वो घूस लेने का, वो कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है और वो काम करने के लिए ब्राइब लेता है, लोगों से पैसा लेता है, और किसी व्यक्ति का उसने कोई काम करा, फेवर करा, और उस फेवर के लिए उसने ₹10,000 भी उससे ले लिया, तो ये ₹10,000 क्या बन जाएगा? ब्लैक मनी बन जाएगा। ये ₹10,000 हो जाएगा ब्लैक मनी। और ये ब्लैक मनी, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? इनकम टैक्स पे करना होगा ना, जो हमारी सैलरी मिलती है उस पर इनकम टैक्स, तो इस 50,000 पे तो ये टैक्स पे करेगा, लेकिन ये ₹10,000 पे टैक्स पे नहीं करेगा। वो क्यों टैक्स नहीं पे करेगा? क्योंकि ये उसकी लीगल इनकम नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने इसको रिवील नहीं करेगा। अब कैसे इसको छुपाएगा? पहले ट्रांजैक्शंस, डीमोनेटाइजेशन से पहले ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस किस में होते थे? कैश में होते थे ट्रांजैक्शंस। तो ये ₹50,000 की सैलरी तो उसके अकाउंट में आ जाती थी, जो भी हमारी सैलरी होती थी वो हमारे अकाउंट में आती थी। तो इस सैलरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, क्योंकि सबके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो पैन कार्ड से लिंक है, और पैन कार्ड का रिकॉर्ड किसके पास होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इस तरह से हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यदि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन दिखता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इलीगल सोर्स से आया है, तो उसके लिए नोटिस इशू कर देता है, और उसमें आपको जवाब देना पड़ता है कि वो अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में कहाँ से आया है। यदि आप प्रूव कर पाए कि लीगल सोर्स से आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी होगी, और अलग और भी दूसरे तरह के पनिशमेंट आपको हो सकते हैं। ये फंक्शनिंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो सपोज़ यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस व्यक्ति की सैलरी ₹50,000 है और ₹10,000 वो यदि अपने अकाउंट में लेता है, अपने अकाउंट में मंगवाता है, मतलब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कराता है, तो ये ₹10,000 का ट्रांजैक्शन किसके रडार में आ जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस कर देगा, और नोटिस में ये जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि इसने तो ब्राइब लिया हुआ है। तो इस तरह से इसको पनिशमेंट या पेनल्टी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी गलत तरीके से पैसे लिए जाते थे, जैसे ब्राइब लिया जाता था, करप्शन जो होता था हमारे कंट्री में, कैश में लिया जाता था, तो
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि डीमोनेटाइजेशन, जो भी करप्शन होता था कैश के फॉर्म में होता था, जो भी ब्राइब लिया जाता था वो कैश के फॉर्म में लिया जाता था। और जब ब्राइब लिया जाता था पास्ट में, जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया जाता था या लिया जाता था किसी से, तो वो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स में नहीं लिया जाता था, बड़े डिनोमिनेशन में। क्योंकि मान लीजिए आप किसी से 10,000 रुपीज़ कोई व्यक्ति घूस ले रहा है किसी से, मतलब गलत तरीके से पैसा ले रहा है, तो ये किस में मांगते थे वो कि बड़ी नोट में दीजिए, मतलब 1,000 रुपीज़ या 500, यदि 500 रुपीज़ के फॉर्म में वो लेगा तो कितनी नोट्स में काम चल जाएगा, 20 से 1,000 मिलेगा तो 10 नोट से, तो इसको रखना या छुपाना बहुत आसान होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि ज़्यादातर जो ब्लैक मनी मतलब गलत तरीके से कमाया गया जो पैसा, जो कैश के फॉर्म में लोग लेते थे, वो किस में रखते थे, बड़ी नोट्स के फॉर्म में रखते थे, हायर डिनोमिनेशन के फॉर्म में रखते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस कर दिया कि नाउ 500 रुपीज़ नोट्स एंड 1,000 रुपीज़ पेपर नोट्स विल नॉट बी यूज्ड एज मनी, अब ये मनी के रूप में काम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये जो 1,000 और 500 रुपीज़ नोट्स के फॉर्म में जो लोगों ने घूस लिया है, जो ब्लैक मनी, जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा अपने पास रखा है, उसको वो क्या करेंगे, बैंक में अकाउंट में तो जाकर क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो कुछ टाइम दिया गया था कि अप टू इतने टाइम तक जो भी आपके पास कैश है उसके बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास वाइट मनी था, जिनके पास लीगल इनकम वाली मनी थी, इनकम थी, वो तो डिपॉजिट करे, लेकिन जिनके पास इलीगल इनकम थी वो तो डिपॉजिट नहीं किए ना, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था, ये थिंकिंग थी कि ये लोग यदि डिपॉजिट करते हैं ले जाकर अपने अकाउंट में, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आ जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे पूछेगा कि ये इनकम कहाँ से आई है, तो वो इस केस में जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, और इस तरह से या तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी या पनिशमेंट होगा। इससे बचने के लिए जितनी भी ब्लैक मनी है, इलीगल इनकम लोगों के पास है, वो सब क्या करेंगे, उसे जला देंगे या फेंक देंगे। इस तरह से हमारी कंट्री से जो भी ब्लैक मनी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का, टू रिड्यूस द ब्लैक मनी। दूसरा था टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट होगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट लोग ज़्यादा करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। आप देखेंगे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद ज़्यादातर ग्रॉसरी शॉप्स या छोटी मोटी जो भी मेडिकल स्टोर, जो भी शॉप्स थी जिन पे पहले कैश में ही पेमेंट होता था, अब सब ने स्वाइप मशीन रख लिया और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने लगे। क्यों? क्योंकि कैश की शॉर्टेज हो गई। कैश की शॉर्टेज हो गई तो लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इससे धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो गई हमारे कंट्री में। बहुत सारे लोग अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेट्रोल पंप्स पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मेडिकल स्टोर पे, ग्रॉसरी शॉप पे। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि इससे प्रमोट होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन। जब डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन कैश में जब कम होने लगता है तो अपने आप करप्शन कम होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति, मैंने बताया था ना कि घूस, यदि कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगेगा तो किस तरह से करप्शन कम हो जाएगा, उसका एक उदाहरण मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सपोज़ एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और उसका प्राइस एक सेलर है प्रोडक्ट का, और उसने इस प्रोडक्ट को इसके प्रोड्यूसर से ख़रीदा 10 रुपीज़ में, 10 में ख़रीदा। ओके, तो 10 में ख़रीद के 10 में तो बेचेगा नहीं, इसने सपोज़ 2 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर सपोज़ GST लगाया 5 रुपीज़ का, तब ये टोटल कितने में बिकेगा, 17 रुपीज़ में बिकेगा। तो पब्लिक या जो भी कंज्यूमर होगा, ये जो सेलर ए है, इसको कितना देगा, 17 रुपीज़। इस 17 रुपीज़ में 5 रुपीज़ GST है जो इसको जमा करना है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, और 2 रुपीज़ इसका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट पे इसको क्या देना है, टैक्स। कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स इसको देना है। अब यदि कैश में मैं इसको पेमेंट करता हूँ ये 17 रुपीज़, तो ये क्या करेगा, ये कैश, ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में हमारा अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है। यदि इस 17 रुपीज़ को मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूँगा तो ये 17 रुपीज़ तुरंत इसके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, और बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा तो तुरंत किसके रडार में आ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसको ये रिवील करना पड़ेगा। यदि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रिवील नहीं करता है कि 17 रुपीज़ कहाँ से आया है, तो ये पूरे को इनकम मान के इस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसमें इसको घाटा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिवील करेगा खुद ही कि 2 रुपीज़ मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो 2 रुपीज़ पे क्या देगा, ये इनकम टैक्स दे देगा, और 5 रुपीज़ GST गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो इसको केवल 7 रुपीज़ पे टैक्स देना पड़ेगा, और 10 रुपीज़ पे टैक्स ये नहीं देगा। तो ये टैक्स कब पे कर रहा है, ईमानदारी से हमारे कंट्री में,
जब पेमेंट किस में हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो रहा है। यदि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री में किसको कम करता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट करता है, और दूसरा हमारे कंट्री में जो करप्शन होता है वो भी कम होता है। मतलब टैक्स इविजन जो हो रहा था पहले वो अब नहीं होगा, करप्शन भी कम हो जाएगा। टैक्स इविजन इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन, तो टैक्स इविजन कम होगा, इस तरह से हमारे कंट्री में करप्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट इसीलिए प्रमोट करना चाहती है ताकि करप्शन कम हो जाए। दूसरा, जब कैशलेस सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन, वही डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा तो कैशलेस मतलब लेस कैश यूज होगा, जितना ही कैश कम हमारे कंट्री में यूज होगा करप्शन उतना ही कम होगा। डिस्करेज द कैश ट्रांजैक्शन, अगला वही था, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन मीन्स डिस्करेज द कैश ट्रांजैक्शन मीन्स टू प्रमोट द कैशलेस सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन। टू चेक द करप्शन, इससे करप्शन कम हो जाएगा। टू चेक द काउंटरफिट करेंसी, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था उससे पहले जो 500 रुपीज़ की नोट्स थी और 1000 रुपीज़ की जो नोट्स थी, इनमें काउंटरफिएट करेंसी बहुत आ गई थी, मतलब नकली नोट्स बहुत आ गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि जब इसको डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई है और लोगों को कहा जाएगा कि लाकर जो भी आपके पास कैश है उसे बैंक में आप डिपॉजिट करिए, तो बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तो ऑब्वियसली जो जिन लोगों के पास नकली नोट्स होंगी, काउंटरफिएट करेंसी का जो लोग ट्रेड करते हैं, जो खरीदते बेचते हैं, वो लोग ये पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक में जमा करने जाएंगे तो बैंक वाले तुरंत पकड़ लेंगे और इनको जेल हो सकती है। तो इस तरह से जो भी काउंटरफिएट करेंसी होगी सबको ये लोग या जला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इससे टैक्स इवेजन रुकेगा, जो मैंने आपको बताया कैसे रुकेगा। और प्रिवेंट टेररिज्म, जो काउंटरफिएट करेंसी थी उसको बेचा जाता था, मतलब ऐसा गवर्नमेंट का मानना था कि जो टेररिस्ट ग्रुप थे नकली नोट छापते थे काउंटरफिएट करेंसी और इसको मार्केट में रिलीज़ करते थे, और इससे जो भी इनको इनकम अर्न होती थी इससे फंडिंग करते थे टेररिज्म को। तो गवर्नमेंट का मानना था कि बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जैसा मैंने प्रोसेस आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन के कारण काउंटरफिएट करेंसी का ट्रेड बंद हो जाएगा और उस ट्रेड के बंद होने के बाद टेररिज्म अपने आप रुक जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी करे थे, ये तो ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये कितने फुलफ़िल हुए? ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो गए। केवल ब्लैक मनी वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि ब्लैक मनी हमारे कंट्री में रिड्यूस हो जाएगी, वो ब्लैक मनी रिड्यूस नहीं हो पाई है इन स्पाइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ब्लैक मनी, गवर्नमेंट का ही मानना था ना कि जितना भी अमाउंट इकॉनमी में ब्लैक मनी के रूप में है वो चूँकि इलीगल सोर्सेज से आया है, तो इसलिए लोग उस अमाउंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको बैंक में जमा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि नियर अबाउट 99% ऑफ ब्लैक मनी या जो भी घूस से पैसा लोगों ने कमाया है वो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में है, उसका 99%। तो ये जो घूस से कमाया हुआ पैसा है ये चूँकि 500-1000 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्या कर दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि इसे हम लोगों ने 1000 और 500 रुपीज़ की नोट को हमने क्या करा है, इसका स्टेटस मनी के रूप में वो विड्रॉ कर लिया है। तो अब क्या होगा, और कुछ टाइम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसको ले जाके आप डिपॉजिट कर सकते थे अपने बैंक अकाउंट में। मतलब इन नोट्स, चूँकि जिसके पास भी कैश था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब ये इससे आप कुछ खरीद बेच नहीं सकते, अब ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसको ले जाके एक टाइम दिया था कि अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और इस तरह से अपने इस कैश को आप बचा सकते हैं। लेकिन उसमें वही लोग जाएंगे जिनके पास लीगल मनी थी, जिनके पास इलीगल मनी या ये ब्लैक मनी थी वो लोग तो वापस जाएंगे नहीं। लेकिन ये ब्लैक मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई थी तो 500-1000 रुपीज़ को अलाउ करा गया था कुछ दिनों तक पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स में। तो इन पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स के थ्रू लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब पेट्रोल पंप्स पे ये पुरानी 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की नोट्स चलती थी, तो ये लोग क्या करते थे, पेट्रोल पंप वालों को दे देते थे और फिर पेट्रोल पंप पे तो अलाउ था, वो लोग जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते थे और इनको ले आके जो दूसरी पेपर नोट्स थी 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़, इनको कुछ इसका कुछ कमीशन लेते थे और इनको वापस रिमेनिंग अमाउंट इनको कर देते थे। इस तरह से ब्लैक मनी को लोगों ने वाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया थ्रू पेट्रोल पंप्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इसीलिए बेनिफिट्स में ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब आएंगे, एक छोड़ के ब्लैक मनी वाला। जैसे
इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली हम लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि कुछ 2-3 साल तक कैश की शॉर्टेज रही आफ्टर द withdrawal of status of 1000 rupees and 500 rupees notes as legal tender. We face the problem of cash. That is why we started doing transactions more in digital forms, like with the help of credit card, debit card और ऑनलाइन पेमेंट. तो आदत पड़ गई, तो हमारे कंट्री में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गया. स्टेप टूवर्ड्स इसके द्वारा हम एक स्टेप बढ़ाया आगे कि इधर कैशलेस इकॉनमी, ऐसी इकॉनमी जिसमें कैश में ट्रांजेक्शन कम, कैश में ट्रांजेक्शन जितना ही कम, करप्शन उतना ही कम, और रिडक्शन इन कैश ट्रांजेक्शन पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है. बैंक्स में लोग ले जाकर पैसा जो जमा किए, तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी का मतलब कैश बहुत ज़्यादा आ गया बैंक्स के पास, तो उनकी लिक्विडिटी बढ़ गई. और टेररिज्म कम हो गया, क्योंकि नकली नोट्स जो थी वो बंद हो गई. जितनी भी नकली नोट थी, काउंटरफेट करेंसी 500-1000 रुपीज़ में थी, अब उसका कोई यूज़ नहीं रह गया. एंड रिडक्शन ऑफ काउंटरफेट करेंसी, टेररिज्म क्यों कम हुआ? क्योंकि काउंटरफेट करेंसी कम हो गई. और टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, क्योंकि टैक्स इवेजन अब क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया. प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कैसे. लेकिन इस पॉलिसी की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही. शॉर्टकमिंग ये रही कि वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि जो भी ब्लैक मनी होगी लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे. लेकिन आरबीआई का एस्टिमेट ये है कि जितने भी 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की नोट्स सर्कुलेशन में थी, उसका 99.3% पेपर नोट्स बैंक में लोगों ने ले आके जमा कर दिया. मतलब केवल 0.7% पेपर नोट्स डिस्ट्रॉय हुई थी. जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि जो 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की नोट्स थी, उनके लगभग 99% ब्लैक मनी के फॉर्म में था. तो इसका मतलब 99% 500-1000 रुपीज़ की नोट्स डिस्ट्रॉय होनी चाहिए थी. और बैंक में आरबीआई में जमा कितना होना चाहिए था? 1%. लेकिन हुआ इसका उल्टा, 99.3% जमा हो गई. मतलब लोगों ने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया. तो पहला शॉर्टकमिंग इसका यही माना जाता है. दूसरा, आरबीआई ने जो 500-1000 रुपीज़ की नोट्स का स्टेटस विड्रॉ करा, उसके जगह पे 2 नई नोट्स रिलीज़ करे, न्यू 500 रुपीज़ नोट और 2000 रुपीज़ नोट्स. और इनके प्रिंटिंग में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ी? 12,000 करोड़ रुपीज़. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना खर्चा करना पड़ा. ये भी इसकी शॉर्टकमिंग मानी जाती है कि ये बहुत ही कॉस्टलियर रहा. ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉस्टलियर रहा, क्योंकि पुरानी नोट्स के जगह पे जो नई नोट्स आई, उनकी प्रिंटिंग पे ही केवल 12,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ा. और एक और प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री में तो हो रहा है, लेकिन 60% लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण दे वर चीटेड. उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए. मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते थे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, तो उनके अकाउंट लोग हैक करके बहुत सारा अमाउंट उन लोगों ने क्या करा, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया. मतलब उनके साथ चीटिंग हुई बहुत, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था. और इकॉनमी में स्लो डाउन हो गया हमारे कंट्री में. डिमांड कम होगी, कैश की शॉर्टेज होने के कारण लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी. और परचेजिंग पावर कम होने के कारण गुड्स की डिमांड कम हो गई. डिमांड कम होने के कारण गुड्स बिक नहीं पाए. तो गुड्स नहीं बिके, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी, उन लोगों ने प्रोडक्शन कम कर दिया. तो प्रोडक्शन जब कम होने लगता है तो इसको स्लो डाउन बोलते हैं. इकॉनमी में स्लो डाउन आ गया. एंड अराइवल ऑफ काउंटरफेट करेंसी, दिस इज़ नॉट 1000, 2000 रुपीज़. जो न्यू सीरीज़ आई है 2000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ की नोट्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि इस तरह से काउंटरफेट करेंसी ख़त्म हो जाएगी. तो पुराने वाली काउंटरफेट करेंसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन नई नकली नोट्स आ गई हैं. किस फॉर्म में? 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ की जो न्यू नोट्स हैं, उसके फॉर्म में न्यू काउंटरफेट करेंसी आ गई है. और बहुत सारी डेथ्स हुई थी. लोग लाइन में खड़े हुए थे अपने पेपर नोट्स जो पुराने 500-1000 थे, उनको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए. जो बैंक के सामने लाइन लगी थी, वो बहुत लंबी होती थी. उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स. और लास्ट में जीएसटी. अब जीएसटी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप क्लास 11 में बना चुके हैं. तो इस पर नोट्स आपको खुद से बनाना है. उनके टॉपिक्स क्या होंगे? पहले आप ब्रीफ जीएसटी जो लिखेंगे, किन किन टॉपिक्स में लिखेंगे? ब्रीफ हिस्ट्री जीएसटी का लिखेंगे. उसके बाद इसका डेफिनेशन, कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपको लिखना होगा. उनमें डिफरेंट स्लैब्स बताएंगे. जो स्लैब्स हैं ना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और इनमें कौन कौन से आइटम्स हैं, ये आपको बताना होगा. टाइप्स ऑफ जीएसटी आपको बताना है. जीएसटी के बेनिफिट्स और शॉर्टकमिंग्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए ये जीएसटी का आपको एक नोट्स बनाना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो.
I hope you have understood the various concepts explained by me in this video. Thank you.